स्पंज। ये धरती पर रहने वाले सबसे पुराने जानवरों में से हैं। देखने में बड़े ही सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आज इनके सर्वाइवल के एक शानदार राज से पर्दा उठाते हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि एक ऐसा जानवर जो हिल ही नहीं सकता, वो अपना साथी कैसे ढूंढता है? ये सवाल तो बायोलॉजी के एक बेसिक से नियम को ही चुनौती दे देता है। स्पंज की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें पहले इनकी सबसे बड़ी मुश्किल को समझना होगा, और वो है इनकी एक जगह पर टिकी हुई बिना हिले डुले वाली जिंदगी। साइंटिफिक भाषा में कहें तो स्पंज सेसाइल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी पूरी एडल्ट लाइफ में एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, और यही बात उनके लिए साथी ढूंढने को लगभग नामुमकिन बना देती है। तो नेचर ने इस प्रॉब्लम का क्या हल निकाला? पहला सॉल्यूशन तो बहुत ही शानदार और बड़ा एफिशिएंट है। जरा सोचकर देखिए, एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों की काबिलियत होना कितना बड़ा फायदा है। इससे तो साथी खोजने की जरूरत ही लगभग आधी हो जाती है। पर यही से एक नई और दिलचस्प मुश्किल सामने आती है। सवाल यह है कि अगर एक ही स्पंज में स्पर्म और एग्स दोनों हैं, तो वो खुद को ही फर्टिलाइज क्यों नहीं कर लेता? जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए उन्हें किसी दूसरे स्पंज के साथ ही रिप्रोड्यूस करना होता है, तो वो ये पक्का कैसे करते हैं? और यहीं पर स्पंज की सबसे चालाक स्ट्रैटेजी में से एक सामने आती है, टाइमिंग। कुछ स्पंज प्रोटैंड्रस होते हैं, यानी वो पहले स्पर्म बनाते हैं, और कुछ प्रोटोगाइनस होते हैं जो पहले एग्स बनाते हैं। ये चालाकी भरा तरीका ये पक्का कर देता है कि एक ही स्पंज में स्पर्म और एग्स कभी भी एक ही वक्त पर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार ना हो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देने का ये कितना सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है। तो ठीक है, पर एक स्पंज से स्पर्म दूसरे स्पंज तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर पानी की धाराएं वो एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती हैं और एक कमाल की जर्नी के लिए स्टेज तैयार करती हैं। तो होता क्या है ये समझिए। ये पूरा प्रोसेस ना एक रिले रेस की तरह है। एक स्पंज पानी में स्पर्म छोड़ता है, पास वाला दूसरा स्पंज उसे अपने अंदर खींच लेता है। फिर आती हैं खास सेल्स, क्वाइनोसाइट्स, जो एक तरह से सेलुलर कुरियर सर्विस का काम करती हैं। ये उस स्पर्म को पकड़कर सीधे एग तक पहुंचा देती हैं, और ये सब कुछ स्पंज के शरीर के अंदर होता है। और ये बात इस पूरे प्रोसेस को जबरदस्त बना देती है। सोचिए, एक जानवर जो अपने स्पर्म को इतने बड़े समुद्र में छोड़ देता है, वो फिर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने में कामयाब हो जाता है। ये वाकई नेचर की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, वही स्पंज की नस्ल के फैलने की असली चाबी है। ये उनकी एक जगह पर टिके रहने की प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन है। हर चीज सेफ्टी से शुरू होती है। जो नई जिंदगी बनती है, वो पेरेंट स्पंज के शरीर के अंदर सुरक्षित माहौल में पलना शुरू होती है। और फिर होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। वो अंडा एक घूमने फिरने वाले लार्वा में बदल जाता है, जिसमें तैरने के लिए छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं। अब ये एक बिल्कुल नया मोबाइल जीव है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये छोटी सी तैरने वाली स्टेज ही स्पंज की पूरी जिंदगी का वो अकेला पल है जब वो आज़ादी से घूम सकता है। अपनी नस्ल को बचाने और नए इलाकों में फैलने के लिए ये मौका ही सब कुछ है। तो अब इस छोटे से तैरते हुए लार्वा का मिशन क्या है? इसका मिशन है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एकदम सही जगह खोजना। तो चलिए इसके मिशन पर नजर डालते हैं। लार्वा पेरेंट से बाहर निकलता है, पानी की धाराओं के साथ बहता है, बसने के लिए कोई सही चट्टान या सतह ढूंढता है, और फिर खुद को एक नए स्थिर एडल्ट स्पंज में बदल लेता है, और इस तरह ये साइकिल पूरा हो जाता है। तो क्या सीखा हमने? हमने देखा कि कैसे स्पंज एक जगह पर टिके रहने की प्रॉब्लम को हर्माफ्रोडाइट, स्मार्ट टाइमिंग और पानी की धाराओं की मदद से सुलझाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा कि उनका फ्री स्विमिंग लार्वा ही है जो उनकी नस्ल के भविष्य को पक्का करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास जो सबसे सिंपल दिखने वाले जीव हैं, उनके अंदर भी जिंदा रहने की कितनी कमाल की और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज छिपी हो सकती हैं।